जब व्यवस्थापिका के व्यक्ति अधिक धनवान होते हैं तो वे कानून भी ऐसा ही बनाते हैं जो उनके हितों के अनुकूल होते हैं। इस प्रकार आर्थिक समानता के कारण इस प्रकार आर्थिक असमानता के कारण लोकतंत्र में गरीब वर्ग की राजनीतिक स्वतंत्रता भी लगभग अर्थहीन हो जाती है। आर्थिक असमानता के कारण लोकतंत्र में गरीब व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता अर्थहीन हो जाती है। देखिए यहाँ पर जो हम लोकतंत्र के दोषों की चर्चा कर रहे थे, तो हमारा जो चौथा दोष था वो लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण। लोकतंत्र में जो स्वतंत्रता व समानता दी जाती है उसको लोकतंत्र के आलोचकों ने उसे भ्रमपूर्ण बताया है। कैसे भाई? देखिए, लोकतंत्र व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान करता है। लोकतंत्र व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान करता है, किंतु यह व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान नहीं करता। लेकिन हम देखते हैं कि जो लोकतंत्र है वो व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान नहीं करता, और इसी आर्थिक स्वतंत्रता व समानता के अभाव के कारण राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता अर्थहीन हो जाती है। कैसे भाई? देखिए, हम ये देखते हैं कि जब भी चुनाव आते हैं तो आप देखते हो कि जो गरीब होते हैं, गरीब चुनाव में पहले बात तो यह है कि वो खड़े नहीं हो पाते, और अगर माना कि अगर खड़े हो जाते हैं कि भाई आपको समानता है, स्वतंत्रता है, चुनाव लड़ सकते हो, तो खड़े भी हो जाते हैं। तो जो अमीर वर्ग है, जो धनिक वर्ग है, वो अपने धन व शक्ति के आधार पर और चुनाव में चुनावों में जीत जाते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि वो सत्ता में पहुंच जाते हैं। अब माना कि व्यवस्थापिका में ऐसे ही धनिक वर्गों का समावेश हो जाए, तो व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है और वहाँ वो जो कानून बनाए जाते हैं वो धनिक वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन कानूनों का निर्माण किया जाता है। अगर हम ये कहें कि गरीब वर्ग अगर चुनाव जीत करके जाते हैं तो वो गरीबों के हितों को ध्यान में रख करके कोई किसी कानून का निर्माण करवाएं, लेकिन वहां पर जब अमीर जाते हैं तो वो अमीरों के हितों को ध्यान में रखते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता अर्थहीन हो जाती है, उसका कोई मतलब नहीं होता है जब तक हमको आर्थिक समानता नहीं मिल पाती है, और इसी आर्थिक असमानता के कारण हम बिल्कुल एक तरह से टूटे हुए हो जाते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में ये स्वतंत्रता और समानता अर्थ एक भ्रमपूर्ण हमको दिखाई देती है। अब देखिए भाई, अगला जो दोष है वो है राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। पांचवा दोष है लोकतंत्र का राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। देखिए, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अनेक दल होते हैं।
लोकतंत्र के संचालन के राजनीतिक दल परम आवश्यक माने जाते हैं। लोकतंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल परम आवश्यक माने जाते हैं। लोकतंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल परम आवश्यक माने जाते हैं, किंतु राजनीतिक दल प्रणाली में अनेक दोष भी होते हैं। किंतु राजनीतिक दल प्रणाली में अनेक दोष भी होते हैं। और इनके कारण लोकतंत्र में विकार आता है और इनके कारण लोकतंत्र में विकार आता है। सिद्धांत रूप में सभी राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय हित में होता है। सिद्धांत रूप में सभी राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय हित में होता है। राष्ट्रीय हित में होता है। सभी राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय हित में होता है और वे जनता के उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक व आर्थिक नीतियों व कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं और वे जनता के उत्थान के लिए तमाम सामाजिक व आर्थिक नीतियों व कार्यक्रमों को संचालित करते हैं। तमाम सामाजिक व आर्थिक नीतियों व कार्यक्रमों को संचालित करते हैं, किंतु व्यवहार में सभी कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं, किंतु व्यवहार में राजनीतिक दल राष्ट्रभक्ति की जगह दलभक्ति को महत्व देते हैं। किंतु व्यवहार में राजनीतिक दल राष्ट्रभक्ति की जगह दलभक्ति पर जोर देते हैं। देखिए समझिए, दूसरा अगला दोष जो है वो है अपना कि राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। लोकतंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल परम आवश्यक माने जाते हैं कि लोकतंत्र शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों का होना बहुत ही आवश्यक है, किंतु
इस राजनीतिक दल प्रणाली में अनेक दोष भी पाए जाते हैं और इनके कारण लोकतंत्र में बेकार या दोष उत्पन्न हो जाता है। और यही राजनीतिक दल हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रहित के रूप में या जनता के उत्थान के लिए तमाम सामाजिक व आर्थिक नीतियों व कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं, लेकिन उनका जो मुख्य ध्येय वो राष्ट्र हित नहीं, उनका राष्ट्रभक्ति नहीं, उनका दल भक्ति होता है। वो अपने दल को ऊंचा उठाने के लिए, अपने दल को सशक्त करने के लिए उन्हीं बातों पर जोर देते हैं और ना कि राष्ट्रभक्ति या राष्ट्र के लिए कार्य करने पर वो जोर देते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र के दोषों में एक राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव भी आता है। और यहाँ हमने आज आपको दो दोषों के बारे में आपको बताया था। अब इसके बाद में अगला जो दोष है वो है हमारा, देखिए भाई, अगला है अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। अनुत्तरदायी शासन प्रणाली, देखिए भाई, अनुत्तरदायी शासन प्रणाली कैसे है लोकतंत्र? सिद्धांत रूप में लोकतंत्र को जनता के प्रति उत्तरदायी शासन माना जाता है। सिद्धांत रूप में लोकतंत्र को जनता के प्रति उत्तरदायी शासन माना जाता है। जनता के प्रति उत्तरदायी शासन माना जाता है, किंतु व्यवहार में लोकतंत्र अनुत्तरदायी दिखाई पड़ता है। किंतु व्यवहार में लोकतंत्र अनुत्तरदायी माना जाता है। किंतु व्यवहार में लोकतंत्र अनुत्तरदायी माना जाता है। लोकतंत्र शासन में असफलताओं की जिम्मेदारी कोई भी पक्ष अपने ऊपर नहीं लेता। लोकतंत्र में असफलताओं की जिम्मेदारी कोई भी दल अपने ऊपर नहीं लेता है। कोई भी दल अपने ऊपर नहीं लेता है। सिर्फ सफलता को, जो सफलताएं होती है उन्हीं का ढिंढोरा पीटते हैं। जब भी कोई बड़ी असफलता मिलती है तो सरकार विरोधी दल के आंदोलनों एवं अड़ंगा डालने की नीति को असफलता के लिए उत्तरदायी मानती है, किंतु विरोधी दल असफलताओं के लिए स्वयं सरकार की नीतियों को दोषी बताते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अनुत्तरदायी शासन प्रणाली लोकतंत्र में, कि वो कोई भी दल हो जो असफलता मिलती है उनको शासन प्रणाली में, अपनी सरकार में, तो उन असफलताओं की जिम्मेदारी स्वयं नहीं लेते, एक दूसरे विरोधी दल पर उन असफलताओं का दोष मार देते, लेकिन स्वयं वो जिम्मेदारी नहीं लेते। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक अनुत्तरदायी शासन प्रणाली कहा जाता है।
बाकी के जो अगले दोष हैं, आगे के दोष हैं, उनको हम कल आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक